हेलो ट्रेडर्स, साइकोलॉजी सीरीज में और एक वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जो मार्केट में नए हैं और अब ट्रेडिंग करना चाहते हैं या उसमें करियर बनाना चाहते हैं। जो बिल्कुल नए हैं, ट्रेडिंग अभी तक शायद चालू नहीं किया है, उनके लिए फायदेमंद होगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, जिन्होंने थोड़ा बहुत टेक्निकली सीखा है और थोड़ा कोर्सेज से सीखा होगा या कोई वीडियो यूट्यूब के वीडियो से या बुक पढ़ के सीखा है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका शायद सब कुछ सीख के हो चुका है, अब सीखने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अभी तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, सब कुछ तो सीख लेकिन अब करना क्या है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, इसका प्रोसेस क्या है, ये उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, हजारों और लाखों में कमा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, तो यही स्किप कर सकते हो। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक है कि ट्रेडिंग कहाँ से चालू किया जाए और अपना अप्रोच कैसा रखना है। तो हम ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो इसे एज अ बिजनेस हमको कंसिडर करना पड़ता है। अब हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे मन में दो ही चीज आता है। एक है प्रॉफिट, मतलब पैसा, बिजनेस तो उसके लिए करते हैं और कोई है ही नहीं टारगेट। दूसरा, बिजनेस में रिस्क हो सकता है, कभी कभी कैपिटल लॉस भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हमको सबको पता है। अगर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कंसिडर करना है तो हम रिस्क का ख्याल रखते हैं और हमारा टारगेट भी प्रॉफिट होता है। ये है 99% लोगों का या ट्रेडर्स का सोच कि अगर मुझे ये बिजनेस कंसिडर करना है तो इतना सोचा तो बहुत है। लेकिन ये हाफ स्टोरी है। ये बिल्कुल जरूर सच है कि कोई भी बिजनेस चालू करने का एक ही टारगेट है और वो है प्रॉफिट, आरओआई, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो सच में क्या बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है या करना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बिजनेस का रियल पर्पस क्या होना चाहिए। जो ईयर एंड में, मार्च एंड में, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसका जो बॉटम लाइन होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या वही हर एक कंपनी का टारगेट होता है? क्या कंपनी कुछ और भी पर्पस रख के बिजनेस करते हैं और ये आउटपुट होता है? ये हम देखेंगे। अब मैंने ऑटोमोबाइल बिजनेस में 16 साल काम किया, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा पता है इस ऑटोमोबाइल फील्ड में। ऑटोमोबाइल फील्ड मतलब गाड़ी बनाना और गाड़ी बेचना, ये बिजनेस का मॉडल है। जैसे महिंद्रा, टाटा या मारुति, गाड़ी बेचना उनका बिजनेस है और उससे पैसा कमाना ये उसका टारगेट है। तो ये बिजनेस का अल्टीमेट गोल ये है प्रॉफिट। अगर हम ये सोचे कि हर बार कंपनी में जो काम करते हैं या मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, क्या ये सही है? 100%। क्या सिर्फ प्रॉफिट का सोच के प्रॉफिट होने वाला है? ऐसा नहीं। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसको एक अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही वो बिकेगा, पब्लिक उसको खरीदेगा, फिर आपको पैसा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो ये जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट पे तो जरूर ध्यान देती है, लेकिन उनका पूरा फोकस होता है अपने प्रोडक्ट पे। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाते तो मार्केट में वो एक्सेप्ट नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो सिर्फ प्रॉफिट को अगर हम टारगेट करते हैं और इसको भूल जाते हैं तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस का रियल पर्पस है कि जो अपना प्रोडक्ट है बिजनेस का, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि वो प्रोडक्ट कैसे मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं कस्टमर को। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रॉफिट होगा, वो होगा आउटकम, जो रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अगर प्रोडक्ट अच्छा आया तो रिजल्ट अच्छा, प्रोडक्ट खराब गया तो रिजल्ट भी खराब आएगा।
तो ये है आउटपुट और ये है इनपुट। इनपुट है प्रोडक्ट, आउटपुट है प्रॉफिट। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल है कि सेलफोन कंपनी है, सेलफोन बनाना और बेचना इसका काम है, तो ये सेलफोन कंपनी किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा? सेलफोन बेच के कितना प्रॉफिट होने वाला है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, कि सबसे अच्छा सेलफोन विद गुड फीचर्स विद रीजनेबल प्राइस मैं लॉन्च करूं, इसके ऊपर फोकस करेगा? सोच के बताइएगा। तो 100% अगर ये कंपनी को फोन सक्सेसफुली लॉन्च करना है तो पहला वो फीचर्स पे ध्यान देगा, प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान देगा, और वो प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो ही मार्केट में एक्सेप्टेंस होगा और कंपनी को प्रॉफिट होगा। मतलब इसमें भी इनपुट ये है और ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब प्रॉफिट, आउटपुट है किसी एक प्रोसेस का या पर्पज का। तो बिजनेस का मेन पर्पज है जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको सबसे बेहतर बनाओ, तभी प्रॉफिट होगा, एंड प्रॉफिट इज आउटपुट। अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, हम कहीं से सीखते हैं। अगर ये बिजनेस है तो हमारा एक ही एम है कि मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, बस इतना ही एम है। लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किसके ऊपर फोकस करने वाले हो, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ थिंकिंग। कि ट्रेडिंग को अगर बिजनेस थिंक करना है, एज अ बिजनेस, तो मैं यहाँ पे क्या क्या सोचूं, क्या क्या करूं। अगर ये नहीं सोचा तो हम प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, ऐसा मान लो। तो ट्रेडिंग भी अगर बिजनेस कंसिडर करना है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको फोकस कहाँ करना है, जैसे ये और ये देखा एग्जांपल में। तो ये हुआ पर्पस। तो हमारा पर्पस फिक्स होना चाहिए कि हम ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं। जैसा ये अच्छी गाड़ी बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा फोन बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा फोकस एरिया है, इसलिए वो बिजनेस में है। तो ट्रेडिंग अगर बिजनेस है तो आप फोकस कहाँ पे करने वाले हो, दिस इज द पर्पज। अब हमें पर्पस मिल गया कि हमें अच्छा गाड़ी बनाना है। अब ये पर्पस फुलफिल कब होगा, जब आप कोई प्रोसेस फॉलो करोगे। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सिर्फ एक ही बात पे चलती है, और वो है प्रोसेस। जितना कंपनी का प्रोसेस रोबस्ट है उतना उसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होने वाला है। ये कहाँ से आया प्रोसेस? ये जापानीज से आया। जापानीज में एक सेइंग है कि वॉर इज वोन आउट ऑफ द फील्ड। ना आप 90% प्लानिंग बाहर करो और 10% सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। अब ये प्लानिंग का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। आप करने क्या वाले हो सिस्टमेटिक है, दैट इज प्रोसेस। तो अगर ऑटोमोबाइल फील्ड का अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड। जब कोई नई गाड़ी बनती है तो पहले कंसेप्ट बनता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट इनपुट होता है, उससे गाड़ी का एक कंसेप्ट बनता है कागज पे या कंप्यूटर पे। कंसेप्ट के बाद एक वर्चुअल टेस्टिंग होता है डिजाइन के बाद। ये वर्चुअल टेस्टिंग क्यों होता है, कि अगर कंसेप्ट डिजाइन में मुझे कुछ खामियां मिली, प्रोडक्ट में कुछ गलतियां मिली, तो मैं यहाँ पे पकड़ सकूं। यहाँ पे मेरा सिर्फ इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट लगा है कंपनी का, कोई फिजिकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी तक गाड़ी बना नहीं है, फिजिकली कोई पार्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो ये कम खर्चे में अगर मुझे गलतियां ढूंढनी है तो इसीलिए वर्चुअल टेस्टिंग करते हैं। अगर गलती हुआ तो मैं वापस कंसेप्ट पे जाऊंगा, वो गलती सुधारूंगा और फिर उसका टेस्टिंग करूंगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है टेस्टिंग में तो मैं उसका प्रोटोटाइप बनाऊंगा गाड़ी का। अब ये फिजिकल गाड़ी बना, फिजिकल पार्ट बने, तो इसमें खर्चा आने वाला है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट डेवलप करना है, बनाना है एक्चुअल। तो यहाँ पे पैसा, मैन पावर, सब कुछ ज्यादा लगने वाला है। ये भी प्रोटोटाइप क्यों कहलाता है, क्योंकि इस प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग होता है, एक्चुअल रोड पे भगा के हो या किसी और तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग होता है। अगर प्रोडक्ट में कुछ गलतियां हैं तो इस टेस्टिंग में पता चलता है। अगर गलती है तो वापस कंसेप्ट में जाते हैं, यहाँ पे सुधार होता है डिजाइन में, फिर वर्चुअल टेस्टिंग होता है, फिर यहाँ इंप्लीमेंट होता है। मतलब ये चक्कर वापस हो जाता है पूरा। यहाँ पे गलती अगर पकड़ में आए तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है, इससे ज्यादा होता है पहले प्रोसेस से, लेकिन ये जरूरी है।
क्योंकि ये लॉन्च से पहले होता है। अगर इसमें भी अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली टेस्ट होता है तो फिर लॉन्च होता है। ये है पूरा प्रोसेस ऑटोमोबाइल डिजाइन का, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है इन शॉर्ट। अब ये प्रोसेस क्यों फॉलो करना है? टू सेफ गार्ड फ्रॉम लॉसेस। अगर मैंने प्रोडक्ट में गलती यहाँ पे और यहाँ पे नहीं ढूंढा, और वो गलती अगर यहाँ पे आया आफ्टर लॉन्च, तो मुझे प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ता है, गाड़ी रिकॉल करनी पड़ती है। मतलब आपका नाम भी खराब हुआ, आपका प्रॉफिट भी गया, और आपका कस्टमर भी नाराज हुआ क्योंकि आपने खराब गाड़ी लॉन्च किया। अगर ये नहीं करते हैं तो ये इंपॉर्टेंस है किसी प्रोसेस का फॉलो करने का। अब ये हो सकता है कि महिंद्रा या टाटा ने आज तक सपोज 10 गाड़ी ये सब प्रोसेस से लॉन्च की है और 10 के 10 सक्सेसफुल प्रोडक्ट हुए हैं। अगर मुझे 11th गाड़ी लॉन्च करना है, क्या मैं ये स्किप कर सकता हूँ प्रोसेस? क्या मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डायरेक्ट लॉन्च करूंगा नया गाड़ी? ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोडक्ट को इस लाइफ साइकिल से जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमारा कैपिटल एट स्टेक है और हम क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट। तो वो जाना नहीं चाहिए, उसके लिए यहाँ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ये हुआ ऑटोमोबाइल का एग्जांपल कि मुझे अगर रिस्क कंट्रोल करना है तो मैं पहले से ध्यान दूंगा मेरे प्रोडक्ट पे, तभी यहाँ पे जो रिस्क है वो कम होगा। और ऑटोमोबाइल होगा, अब सेल फोन में भी सेम है लगभग। फीचर्स क्या होंगे वो डिसाइड होगा, स्क्रीन कितना होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, कैमरा का एमपी कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये है सेल फोन के फीचर्स। फिर उसका प्रोटोटाइप बनेगा, उसका टेस्टिंग होगा, फिर कुछ पायलट लॉट बनेगा, 100-200 लोगों को यूज करने के लिए देंगे, उसका खामियां निकालेंगे, कुछ होगा तो वापस फीचर पे आएंगे, फिर प्रोटोटाइप बनेगा, फिर ये होगा। ये सब सक्सेसफुल होने के बाद लॉन्च होगा। तो इसमें कम से कम खामियां होगी या तो नहीं होंगी, ये परफेक्ट प्रोडक्ट होगा लॉन्च के लिए। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। ये तो हो गया नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल की बिजनेस किया कैसे जाता है, फोकस कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। अब ट्रेडिंग में अगर सोचना है तो क्या सोच सकते हैं? ट्रेडिंग की शुरुआत जनरली होती है कोई स्ट्रेटेजी या कोई प्राइस एक्शन का मेथड सीख के। ये तो बेसिक स्टेज है। अब उसके बाद करना क्या चाहिए? उसके बाद बैक टेस्टिंग करना चाहिए। बैक टेस्टिंग मतलब जो हुआ है चार्ट, उस पे जो हमने सीखा है, क्या वो सच में हो रहा है, क्या वो हम पकड़ सकते हैं, क्या वो इफेक्टिव है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बैक टेस्टिंग जरूरी है, एक प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद आता है जीरो टेस्ट या जीरो रिस्क टेस्ट। मतलब आपका पैसा लगा नहीं है, फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब पेपर ट्रेडिंग कह सकते हो या डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कह सकते हो। ये क्यों करना है? जो आपने बैक टेस्टिंग किया, जो पास्ट डेटेड चार्ट है, ऑलरेडी प्रिंटेड है, क्या वो सभी चीजें आप लाइव मार्केट में पकड़ पा रहे हो? इसके लिए ये टेस्ट है कि ये करते वक्त आपका पैसा जाना नहीं चाहिए, इसीलिए इसे पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी चल रहा है आपके हिसाब से, तो हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे और वो है लो रिस्क ट्रेडिंग। मतलब लो रिस्क टेस्ट। यहाँ पे कम से कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होता है। मे भी अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ऐसे। लो रिस्क से चालू करो, थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ाते जाओ। ये है लो रिस्क टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होने वाला है। अगर यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ही आपका पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करो और उसके ऊपर ट्रेडिंग करो। ये है बिल्कुल सीधा साधा गणित कि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस अगर मुझे कंसिडर करना है तो मुझे कैसा सोचना चाहिए। अब इसमें एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि ये बैक टेस्टिंग और ये पेपर टेस्टिंग करना ही क्यों है। तो ये सिर्फ और सिर्फ करना है सेटअप डेवलपमेंट के लिए। जो आपने सेटअप सीखा है, क्या आप उसको पकड़ पाते हो, क्या इसको फाइन ट्यून करना चाहते हो? तो यही है, विदाउट पैसा आप ये यहाँ कर सकते हो।
ये लो रिस्क टेस्ट क्यों करना है, ये पार्ट है साइकोलॉजी डेवलपमेंट का। जब आपका पैसा लगता है मार्केट में तो दुनिया अलग दिखती है, चार्ट अलग दिखते हैं। यहाँ वैसा चार्ट नहीं दिखता। तो ये डिफरेंस है ये दोनों। अगर ये दोनों सही है, आपका सेटअप सही है और उस सेटअप के साथ अपना साइकोलॉजी भी सही जाए, मनी मैनेजमेंट भी सही जा रहा है, तो आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। अब ये जो हर एक प्रोसेस है, इसका भी कुछ न कुछ पर्पस है, इसका भी कुछ न कुछ आउटपुट है। तो ट्रेडिंग में भी बैक टेस्टिंग का भी कुछ आउटपुट होना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग का भी कुछ आउटपुट होना चाहिए, लो रिस्क टेस्ट इसका भी कुछ आउटपुट होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, जो आपको दिखे कि आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो या आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब पैसा कमाने वाले हो या कमाने वाले हो, यहाँ से पता चलेगा सब प्रोसेस से। अब आते हैं पेपर ट्रेडिंग पे। बहुत बड़ा एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। इसका एक परसेप्शन है ट्रेडर्स में या लोगों में, जो कहा है, सुना है, पढ़ा है, उसकी वजह से। और एक रियलिटी है, जो ट्रेडर्स है वो समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस अब अभी समझते हैं। अब पेपर ट्रेडिंग डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है और एक्टिव ट्रेडिंग में क्या होता है, ये डिफरेंस हम देखेंगे। पेपर ट्रेडिंग में फियरलेसनेस होता है, डर नहीं लगता ट्रेड लगाने में। क्यों? क्योंकि पैसा लगा ही नहीं, तो डर कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग में क्या होता है, फियर ऑफ लॉस होता है। अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो तो भी फियर आता है कि नीचे ना चला जाए। अगर आपका पोजीशन लॉस पे हो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, स्टॉप लॉस लगाऊं ना लगाऊं क्या होगा, फ्रीज हो जाता है। दैट इज फियर ऑफ लॉस। ये एक्टिव ट्रेडिंग में होता है, जो पेपर ट्रेडिंग में इम्पॉसिबल है, क्योंकि पैसा लगा नहीं है। दूसरा है, पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस बिल्कुल काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैसा लगा नहीं है एक्चुअल, इसलिए इमोशन नहीं आते। होने दो, जो कुछ होना है देख लेंगे। एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता इमोशंस के ऊपर, क्योंकि इमोशन इनबिल्ट है, वी आर ह्यूमन बींग्स। इमोशन को बाहर नहीं रख सकते, वो होता ही है। लॉस होने के बाद तो बराबर समझ में आ जाता है कि ये कंट्रोल में क्या बोल रहा हूँ। तो एक्टिव ट्रेडिंग में होता ही होता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और पेपर ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग होने का चांस थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि पैसा लगा नहीं है। एक लॉस हुआ, ठीक है, दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा लॉस हुआ, चलो ठीक है, तीसरा ट्रेड लेंगे। और शायद हम खत्म कर देंगे, ठीक होगा, दो लॉस हो गया, खत्म कर देंगे, ओवर ट्रेडिंग का सवाल ही नहीं। लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपके पहले एक या दो ट्रेड लॉस में चले जाते हैं तो ओवर ट्रेडिंग होना ही होना है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाया है तो। क्यों? क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग हम करते हैं लॉस कवर करने के लिए, आज का लॉस आज ही कवर करना है। इस मेंटेलिटी के साथ एक्चुअल ट्रेडिंग हमेशा होता है लगातार। तो ये डिफरेंस है। पेपर ट्रेडिंग में अगर लॉस भी होता है एक हाथ दो ट्रेड में, तो वो पिंच नहीं करता। क्यों? क्योंकि पैसा लगा नहीं है। लॉस हुआ तो भी क्या, ठीक है, और करेंगे। लॉस हो तो भी क्या, कुछ नहीं है, जेब से कुछ गए नहीं ना, तो काहे का टेंशन, पिंच नहीं होता, चलो चलो और करेंगे। एक्चुअल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। लॉस ऑलवेज और मोस्टली रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ही दौड़ाता है ट्रेडर्स को। एक के बाद एक ट्रेड, एक के बाद एक ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, लॉस हुआ तो डबल क्वांटिटी मारो, वो कवर करो जल्दी से जल्दी। दैट इज रिवेंज ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि लॉस ये एक्चुअल है, एक्चुअल ट्रेडिंग में, ये वर्चुअल नहीं है। तो ये दिल को लगता है, इसीलिए रिवेंज ट्रेडिंग होता है, अगर साइकोलॉजी डेवलप नहीं है तो। सबसे बड़ी बात, डेमो ट्रेडिंग में, पेपर ट्रेडिंग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा लगा नहीं है। अगर पैसा नहीं लगा है तो स्ट्रेस क्यों आएगा? लॉस हुआ तो भी कुछ नहीं, प्रॉफिट हुआ तो भी कुछ नहीं, चलो ठीक है, देखा जाएगा। स्ट्रेस नहीं रहता पेपर ट्रेडिंग में या डेमो ट्रेडिंग में। लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग में क्या होता है, कैपिटल एट रिस्क होता है। कभी ना कभी आप
कुछ ना कुछ अनाप शनाप क्वांटिटी ले ही लेते हो तो स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग में ज्यादातर, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल आपका जाने वाला है अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है। एक्चुअल ट्रेडिंग इतना आसान है नहीं जितना दिखता है या लोग दिखाते हैं, ऐसा इतना आसान है नहीं। अब ये वीडियो पॉज करके ठंडे दिमाग से सोचो कि इतना सारा अगर डिफरेंस है एक्चुअल ट्रेडिंग में और पेपर ट्रेडिंग में तो ये क्यों करना है। थोड़ा सोचो। होप सो आपने सोचा होगा। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अगर मैं हेडिंग हटा देता हूं, अब पता नहीं कि ये ट्रेडिंग क्या है, ये ट्रेडिंग क्या है, वो भूल जाओ, हेडिंग को भूल जाओ। अब मैं ये कहता हूं कि ये टाइप 1 ट्रेडर है या ट्रेडिंग का प्रोसेस है और ये टाइप 2 ट्रेडिंग का प्रोसेस है। आपको किस तरह का ट्रेडर होना है, नंबर 1 या नंबर 2, ये भी जरा सोच के देखो। सबका आंसर 100% यही होगा कि मुझे ऐसा ट्रेडर बनना है या ऐसी ट्रेडिंग करनी है जिसमें फियर नहीं हो, इमोशंस नहीं हो, ओवर ट्रेडिंग ना हो, लॉस हुआ तो भी वो पिंच ना हो और स्ट्रेस नहीं हो। अरे यही तो अल्टीमेट गेम है और यही तो अल्टीमेट एम है ट्रेडिंग का। ऐसा ही तो होना चाहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉस कंफर्म है। तो पेपर ट्रेडिंग का जो आउटपुट है वही तो हमको होना है, ऐसा तो होना नहीं है। तो अगर पेपर ट्रेडिंग का आउटपुट ये है तो एटलीस्ट हमको सोच तो चालू करनी चाहिए कि ये ट्रेडिंग में कैसे कर सकता हूं। ऐसा ट्रेडिंग अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस हमको सेट करना पड़ता है एज अ ट्रेडर। इस रास्ते से जाओगे तो कभी नहीं पहुंचोगे अल्टीमेट गोल तक, प्रॉफिट तक। तो ये जो अच्छी चीज है ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग ऐसा होना ही होना है, उसके बारे में हम सोचेंगे और ये कैसे कर सकते हैं ये भी सोचेंगे। अब इसके लिए पेपर ट्रेडिंग जरूरी होगा। ठीक है, अब समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा देर रुको। अब हम थोड़ा पेपर ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे। पहले स्लाइड में हमने देखा कि पेपर ट्रेडिंग का एक ही अल्टीमेट गोल है और वो है सेटअप कंफर्मेशन, ना कि साइकोलॉजी डेवलप करना, वो नहीं है। तो इसका पर्पस ये है कि सेटअप डेवलप करना है हमको, आंखें ट्रेन करनी है, ट्रेनिंग ऑफ आईज जिसे हम बोलते हैं, वो करना है पेपर ट्रेडिंग में। साइकोलॉजी डेवलपमेंट आएगा विथ मनी लो रिस्क टेस्ट में, ये यहाँ नहीं है। तो पेपर ट्रेडिंग अगर करना है तो हमें किस प्रोसेस से जाना चाहिए ये हम अभी देखेंगे। पेपर ट्रेडिंग अगर करना है तो हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए ड्यूरिंग पेपर ट्रेडिंग। पहली बात है, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट एग्जैक्टली इन रनिंग मार्केट, नॉट आफ्टर मार्केट। उसी को तो पेपर ट्रेडिंग बोलते कि रनिंग मार्केट में आप ढूंढो एंट्री कहाँ लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लोगे, टारगेट कहाँ लोगे। वो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है मतलब ट्रेडिंग जर्नल भरना है, बाकायदा ट्रेडिंग जर्नल भरना है कि मैंने क्या सोचा, कहाँ एंट्री लिया और क्या किया। ये क्यों करना है, इसका आउटपुट मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये भी सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक प्रोसेस का एक पर्पज है। तो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट रिकॉर्डिंग मतलब ये ट्रेड जर्नल भरने का पर्पज एक ही है कि मुझे सेटअप कंडीशंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मुझे पता चलेगा। मेरी आंखें इसे पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है, ये पता चलेगा। अब आपका सेटअप प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट होगा या कोई इंडिकेटर बेस्ड होगा। एक होगा इंडिकेटर, दो होगा, तीन होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ गलत नहीं है कुछ सही नहीं है। तो अगर मुझे इतना सारा देखना है, क्या मैं ये फाइंड कर पा रहा हूँ रनिंग मार्केट में, क्या मैं सही एंट्री कर पा रहा हूँ, ये पता चलेगा।
तो सेटअप मैं पकड़ पा रहा हूं कि नहीं पकड़ पा रहा हूं, ये आपको पता चलेगा इससे। दूसरी बात है कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना हो रहा है दिन में, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग है तो। एंड दैट डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम, कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं। इसका आंसर आपको कोई नहीं देगा, ये आपको ही ढूंढना है कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं। ये कब पता चलेगा, जब ऑब्जर्व करोगे आप पेपर ट्रेडिंग में कि मेरा दिन में कितना ट्रेडिंग ट्रेड हो रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूं तो कुछ फर्क हो रहा है क्या, ये पेपर ट्रेडिंग में ही पता चलेगा। आउटपुट क्या है इसका, जो आपका सेटअप है क्या वो ओवर ट्रेडिंग करवा रहा है आपसे। इसका मतलब अगर मेरा कुछ सेटअप है और मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट है, तो शायद मुझे दिन में 15 ट्रेड मिलेंगे, जो कि मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग का साइन है। अगर मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो शायद मुझे 3 या 4 ट्रेड मिलेंगे दिन में, ये मैं सहन कर सकता हूँ, ठीक है, 3 4 ट्रेड इज ओके। अगर मेरा टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो शायद मुझे 1 ट्रेड मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या मैं रेडी हूँ इसके लिए। ये सब अंदाजा कब आएगा, जब आप लाइव मार्केट में आपका सेटअप टेस्ट करोगे तब पता चलेगा। इसीलिए ये करना है, नोट डाउन करना है। तीसरी चीज है मेरा हिट रेशो क्या है या रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या आ रहा है। मैं 50% ट्रेड पकड़ पाता हूँ सही, 60% हिट रेशो है, 70% है या 20% है। ये हिट रेशो पता चलेगा ये करने के बाद। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं कितना ले रहा हूँ, 1:1 ले रहा हूँ, 1:2 ले रहा हूँ, 1:1 से कम ले रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ, ये सब। तो ये नोट डाउन करने के बाद आपको ये पता चला कि आपका सेटअप का पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है कि नहीं है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मतलब 50 ट्रेड के बाद आप प्रॉफिटेबल होगे कि नहीं होगे, सब प्रॉफिट लॉस सब पकड़ के ओवरऑल। ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। ये कब पता चलेगा, जब आप रनिंग मार्केट में ये सब करोगे तभी पता चलेगा। और पोस्ट एनालिसिस ऑफ ईच ट्रेड, ये नोट डाउन करने के बाद एंड ऑफ द डे आपको ये चेक करना है कि क्या मैंने सही ट्रेड लिया, क्या मैं इसे बेहतर ट्रेड कर सकता था, क्या मैं सही एंट्री ले सकता था, क्या मैं सही स्टॉप लॉस फाइंड कर सकता था जो कम हो, मुझे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड दे, क्या मैं सेटअप पे कुछ इंप्रूवमेंट का सोच सकता हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कब पता चलेगा, जब आप इन सब चीजों का पोस्ट एनालिसिस करोगे। इसीलिए ये ट्रेड जर्नल भरना बहुत जरूरी है और उसको एनालिसिस करना। इसका आउटपुट होगा इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सेटअप, जो भी आपने कहीं से सीखा है उसका इम्प्रोवाइजेशन अकॉर्डिंग टू यूर फाइंडिंग्स। सबसे लास्ट में है, इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्क्रिप्ट। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो जो स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन है सबसे मुश्किल है। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूं, क्या आपका प्रोसेस रिपीटेबल है, क्या मैं सही मेथड से वही वही मेथड से स्टॉक सिलेक्ट कर पा रहा हूं और उसमें ट्रेड कर पा रहा हूं। जैसे कि सपोज मैं बोलता हूं कि वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये कौन सा भी मेथड लो, क्या ये रिपीटेबल है, क्या सेम मेथड से मैं रोज कुछ 2 4 स्टॉक निकल पा रहा हूँ, क्या उसमें ट्रेड कर पा रहा हूँ विथ सम लेवल्स। ये आपको चेक करना पड़ेगा खुद, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड काम करता है कौन सा नहीं, इजीली अकॉर्डिंग टू योर साइकोलॉजी। अगर ये सब आउटपुट ध्यान में रख के आपने अगर पेपर ट्रेडिंग किया है तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यही डेवलपमेंट प्रोसेस है एक अच्छे ट्रेडर का। ये बात मानो ना मानो, स्किप करो, आपकी मर्जी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और विदाउट फैक्ट्स मैं कुछ नहीं बोलता। अब मैं फैक्ट्स दिखाता हूं कि मैंने क्या किया है। अब लास्ट वीडियो में मतलब स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो में मैंने मेरा एक इक्विटी का ट्रेड जर्नल बताया था, कैसे मैंने उसे डेवलप किया या कैसे मैंने उसे एनालिसिस किया। अब मैं बैंक निफ्टी का पेपर ट्रेडिंग का मैं आपको जर्नल दिखाता हूँ। ये है 2020 में किया हुआ मेरा होमवर्क।
मतलब पेपर ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग, नो एक्चुअल ट्रेडिंग, मैं मानता हूं, और उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है ये करने में, या कोई शर्म की चीज भी नहीं है, यह हमारा सेटअप डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो इसमें कुछ कमी नहीं है पेपर ट्रेड करने में, वो पहले बात मन से, मतलब मन से वो बात निकाल लो। अब पहला आता है ट्रेडिंग रूल्स। आप क्या देखने वाले हो चार्ट में, मतलब आपका सेटअप क्या है, क्योंकि कहीं से आपने सेटअप सीखा है और उसको ही पकड़ने की कोशिश करने वाले हो, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए देखोगे क्या। जैसे मैंने लिखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम देखूंगा, प्राइस एक्शन या प्राइस पैटर्न्स में मैं ट्रेड करूंगा, और ये रूल है कि 10 साढ़े 10 बजे मैं ट्रेड लूंगा, उसके पहले नहीं लूंगा। आई डोंट लाइक मॉर्निंग वॉलेटिलिटी, दैट इज माई साइकोलॉजी। तो ये मेरा रूल्स है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने पेपर ट्रेड किया तो उसका एंड ऑफ द एनालिसिस में क्या करूंगा, क्या मेरा लॉजिक बिल्डिंग सही था, क्या मैं रिपीटेबली ये वही करता हूँ, सेम लॉजिक बिल्डिंग कर पा रहा हूँ, सेम पैटर्न फाइंड कर पा रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम है, मुझे देखना ही देखना है। एवरेज ट्रेड में टारगेट पॉइंट में कितना कर रहा हूँ, एवरेज टारगेट पॉइंट्स 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट ओवर फ्यू डेज और मंथ, और एवरेज टाइम पर ट्रेड कितना ले रहा हूँ, 10 मिनट में बाहर निकल रहा हूँ, 5 मिनट में, 1 मिनट में, ये सब नोट डाउन करने की जरूरत है। तो ये मैंने नोट डाउन किया है। ये है निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट, मार्च का एक्सपायरी है, 2020 का चार्ट है, बीच में अटका हुआ है, मतलब ये रनिंग चार्ट में मैंने सोचा है और यही मैंने डिसीजन लिया है। मार्केट खुलने से प्राइस एक्शन बनने तक मैंने क्या क्या सोचा है ये लिखा है चार्ट पे। मतलब मेरा साइकोलॉजी कैसे काम करता है फॉर सेटअप, फॉर मनी नहीं, फॉर सेटअप, ये मुझे पता चल रहा है। मैंने एंट्री क्यों किया ये लिखा है, एंट्री कहाँ किया, टारगेट कहाँ का था, स्टॉप लॉस कहाँ था, कहाँ ट्रेल किया, कहाँ हिट हुआ, ये सब कुछ है। तो जितना इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए एक चार्ट पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे 3 मार्च, पहला ट्रेड, क्या क्या सोचा, क्या क्या प्राइस देखा, कब मैंने एक्शन लिया, मेरी सोच क्या है, कहाँ स्टॉप लॉस रखा था, क्यों रखा था, कहाँ टारगेट बुक किया, सब इंफॉर्मेशन। 1 ट्रेड, सेकंड ट्रेड हुआ, ये भी सेम है, सेम प्रोसेस है। ओपनिंग एनालिसिस है, प्राइस एक्शन रीडिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, ट्रेड। कुछ अलग है कुछ नहीं, मतलब सेम थिंकिंग मैं हर डे कर रहा हूँ, लेकिन ये पेपर ट्रेड है। एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि मैं देखना क्या चाहता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, और मैं कर पा रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इतना डिटेलिंग में आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, तो जब आप लो रिस्क ट्रेड करोगे ना, तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा ऑन चार्ट। फिर आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे, नेक्स्ट स्टेज में सीखोगे, मतलब एक्सपीरियंस करोगे, उसके ऊपर डेवलप करोगे। आपको सेटअप की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये रिफाइनमेंट सब इसमें ही हो जाएगा जो कुछ करना है। फिर इसे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, डरना नहीं है, ये करते रहना है। ये बकवास चीज नहीं है, ये जरूरी है। अगर आप पैसा लगा के एक्चुअल ट्रेडिंग करके ये कुछ सीखना चाहते हो, सब कुछ ये जो पेपर ट्रेडिंग से कर पाते हो, वो आपका मर्जी है। फिर उसमें कितना पैसा जाएगा, यू नेवर नो। और एक चीज बताना चाहता हूँ, मार्केट आपसे मांगता है आइदर टाइम या मनी, मतलब पैसा। इन दोनों में से मार्केट आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, या तो आप टाइम दो या पैसा दो। 99% पीपल सिर्फ मार्केट को पैसा देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता नहीं है। अगर आप मार्केट को पहले टाइम देते हो फिर पैसा लगाते हो, तो मार्केट आपको सिर्फ पैसा देने के लिए बैठा है बस।
ये चीज जितने जल्दी ध्यान में आए उतना अच्छा है। बिफोर यू पुट योर हार्ड अर्न मनी इन द मार्केट, प्लीज गिव टाइम टू मार्केट। मार्केट को समझने के लिए, आपको खुद को समझने के लिए कि आप मार्केट परसीव कैसे कर रहे हो, उसके लिए मार्केट को टाइम देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए पैसा नहीं लगता, ये मिसकंसेप्शन है। ये सीखने के लिए है टाइम, और यही पेपर ट्रेडिंग का आउटपुट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान देके इसके ऊपर काम करो, आपको शायद फायदा हो सकता है। और आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद फॉर कीपिंग सच पेशेंस। आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया है। धन्यवाद वंस अगेन।